हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ईएएन रूल के बारे में देखा था और उनके कुछ एग्जांपल्स किए थे स्टेबल के। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे शेप ऑफ डी ऑर्बिटल एंड थ्योरीज के बारे में डिस्कस करेंगे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को एंड रिएक्टिविटी को डिफाइन करती हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। और टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। आप वहाँ से डाउट कर सकते हैं हमसे। सो आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हम शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। सो जनरली मैंने इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ाया था डिटेल में कि शेप कैसे, ऑर्बिटल्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं और शेप कैसे डिसाइड होता है उनका। ठीक है, तो यहाँ पे भी ओरल व्यू ले लेंगे उसका। So, since d orbital are often used in the coordination complexes, it is important to study their shape and distribution in space. The five d orbital are not identical, and the orbital may be divided into two sets. The three T2G orbitals have identical shape and point between the axes x, y and z. Okay. सो हमको पता है कि डी कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। डी ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, हम लोग 5 बॉक्सेस बनाते हैं जो ये 5 ऑर्बिटल्स को डिनोट करते हैं, जिनमें से 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, इनका एक सेट होता है, इनको बोलते हैं T2G। और इसमें 2 सेट होते हैं, इनको बोलते हैं EG। ठीक है, तो T2G में हमारे 3 आते हैं, DXY, DYZ एंड DZX। EG में आता है DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड DZ स्क्वायर। ठीक है, तो इनको EG कहते हैं, इनको T2G कहते हैं। ये EG एंड T2G कैसे आता है, किस बेसिस पे इसका ये लिखा जाता है, ये होता है हमारा ग्रुप थ्योरी। जब आप पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, तो वहाँ से ये टर्म सिंबल वगैरह करके इनको डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, T2G एंड EG। ठीक है, ये सिमेट्री देखी जाती है मॉलिक्यूल में और बहुत सारे उसमें मेथड्स यूज किए जाते हैं, तो ये T2G एंड EG डिसाइड होता है। ठीक है, बट हमको उन पे नहीं जाना है, हमको डायरेक्टली यहाँ पे सीखना है कि जो 3 का सेट होता है वो होते हैं T2G, और जो 2 का सेट होता है वो होते हैं EG। ठीक है, सो हमको पता है कि T2G ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं। यहाँ पे एक्स एंड वाई, एक्स एंड जेड एंड वाई एंड जेड, इनके बीच में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके बीच में होती है। ठीक है, ठीक है, कह सकते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो एक्सिस पे नहीं होती है T2G में। ठीक है, और जो EG ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर, इनमें एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसमें भी जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो इनका ओरल डिस्ट्रीब्यूशन है। इनका यूज होगा CFT थ्योरी में और VBT थ्योरी में और MOT में भी। ठीक है, तो अगर इनका आपको डिटेल में देखना है कि कैसे डिसाइड होते हैं, तो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर से देख सकते हैं। ठीक, मैंने वीडियो डाल रखी है उसकी। सो इनके कुछ अल्टरनेटिव नेम भी है। ठीक है, डी एप्सिलॉन एंड डी गामा। ठीक है, तो डी एप्सिलॉन डी गामा T2G को कहते हैं, डी एप्सिलॉन एंड डी गामा कहते हैं EG को। तो ये भी नाम यूज किए जाते हैं, बट जनरली हम T2G EG ही पढ़ते हैं। ठीक है, मोस्टली बुक्स में। तो बॉन्डिंग की बात करें ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, तो 3 थ्योरीज इसकी आई हैं। मेटल टू लिगेंड बॉन्ड इन कॉम्प्लेक्सेस, ऑल डेटिंग बैक टू 1930s। ठीक है, 1930 के बाद से स्टार्ट हुआ और आज तक की 3 थ्योरीज पे वर्क हो रहा है। ठीक है, और देखेंगे इसमें, अभी इनका ओरल व्यू देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ओरल व्यू देखेंगे, क्या कहती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का देखेंगे ओरल व्यू, एंड MOT का। ठीक है, तो देखते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या थी। दिस थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय पॉलिंग। इसको पॉलिंग ने डेवलप किया था। सबसे स्टार्टिंग एंड फर्स्ट थ्योरी थी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बॉन्डिंग को समझाने का। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे जो भी चीज़ें हम बताएं उसको आप यहाँ से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। मस्ट हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मेटल मस्ट हैव
एंड एम्प्टी डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसके पास क्या होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। सॉरी, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात हो रही है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, Fe है मेटल, ठीक है, और साइनाइड है लिगेंड। साइनाइड के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, वो लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये इम्पटी डी ऑर्बिटल होता है, ठीक है, इम्पटी डी ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, इम्पटी डी ऑर्बिटल होते हैं। और यहाँ पे जो होता है लिगेंड होता है, इसके पास क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। सो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल को डोनेट करते हैं और ये बॉन्डिंग करते हैं। बॉन्ड क्या बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो देखते हैं वीबीटी क्या कहती है। दस द लिगेंड मस्ट हैव ए लोन पेयर, लिगेंड के पास लोन पेयर होना बहुत जरूरी है। एंड द मेटल हैव द इम्पटी डी ऑर्बिटल ऑफ सुटेबल एनर्जी अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, ठीक है। और मेटल के पास डी ऑर्बिटल इम्पटी होना चाहिए, वो भी सुटेबल एनर्जी का, ठीक है, बहुत डिफरेंस नहीं होना चाहिए। द थ्योरी कंसीडर which atomic orbital on the metal are used for bonding. From this the shape and stability of the complexes are predicted. इस थ्योरी से हम क्या क्या बता सकते हैं, शेप एंड स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। द थ्योरी हैज टू मेन लिमिटेशंस, दो लिमिटेशन है इसकी। मोस्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड, ठीक है, बहुत सारे जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलर होते हैं। बट द थ्योरी प्रोवाइड नो एक्सप्लेनेशन फॉर देयर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, बट जो ये थ्योरी है वीबीटी, ये कलर को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ठीक है। फर्दर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन विद द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वेरी विद द टेम्परेचर, ठीक है। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बिहाफ पे वर्क करती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बट ये टेम्परेचर की वेरिएशन का इफेक्ट उसमें क्या कर सकती, नहीं एक्सप्लेन कर पाती है। टेम्परेचर चेंज करने पे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है। फॉर दिस रीजन इट हैज लार्जली बीन सप्रेस्टेड by the crystal field theory. However, it is of interest for studies so continuity of the development of modern ideas from Werner's theory, ठीक है। तो वीबीटी थ्योरी कुछ चीजों में कुछ चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए सेफ्टी थ्योरी आई, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। तो उनको देखते हैं। तो जनरली वीबीटी थ्योरी कलर को एक्सप्लेन नहीं कर पाई एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक बिहेवियर पर टेम्परेचर के इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई, ठीक है। तो ये दो मेन रीजन हैं, लिमिटेशन है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या थी, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बेथे एंड वॉन ब्लेक। द अट्रैक्शन बिटवीन द सेंट्रल मेटल एंड ligand in the complex is considered to be a purely electrostatic, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो मेटल होता है, मेटल एंड ligand, ठीक है, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो क्या होता है, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। दस द बॉन्डिंग द कॉम्प्लेक्स में बी द आयन आयन इंटरेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कट है नहीं आयन, ठीक है। तो आयन आयन इंटरेक्शन होता है इसमें बीच में जनरली, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोबाल्ट और क्लोराइड में दिखाया गया, मैंने आयरन और साइनाइड में दिखा दिया, ठीक है। अल्टरनेटिवली आयन डाइपोल इंटरेक्शन भी होते हैं, मे बी राइज टू द बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे NH3, जैसे आयरन है, ठीक है, पॉजिटिव, यहाँ पे हम H2O ले लें तो आयन डाइपोल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे चार्ज नहीं है ना, आयन आयन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है। न्यूट्रल में चार्ज तो होता नहीं, तो इसको हम आयन डाइपोल के अकॉर्डिंग इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये आयन डाइपोल को दिखाता है, ठीक है। NH3 has a dipole moment with a delta charge on N and delta plus charge on H. Thus, the NH3 6 3 plus the delta minus charge on the nitrogen atom of each NH3 point towards the CO3 plus, ठीक है। इन्होंने बताया कि जैसे मैंने इस वाटर के एक्सप्लेन किया है, वैसे ही हम यहाँ पे अमोनिया को भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे बताया कि नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, हमने पोलर फॉर्म पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसे होता है, ठीक है, ये ऐसे पोलर फॉर्म में डिसाइड होता है। तो जो निगेटिव चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे हाइड्रोजन आयरन के साथ बॉन्डिंग नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस प्लस बॉन्डिंग नहीं होती है, प्लस माइनस होती है, इसलिए नाइट्रोजन करेगा, ठीक है। इसलिए ये एक्सप्लेन कर रही थी, इस थ्योरी से ये एक्सप्लेनेशन मिल रहा था। जैसे वाटर है, वाटर के साथ ऑक्सीजन निगेटिव होता है एंड जो हाइड्रोजन होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर इससे जुड़ेगा, ओ सॉरी, ऑक्सीजन जुड़ेगा इससे, ना कि हाइड्रोजन मेटल से, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन इसने दिया, ठीक है। दिस थ्योरी सिंपल टू बीन रिमार्केबली सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनेशन द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी एक्सप्लेन किया इसने, ठीक है, कलर के बारे में एक्सप्लेन किया था, एंड द मैग्नेटिज्म ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी एक्सप्लेन किया इसने। पार्टिकुलरली
when allowance is made for the possibility of the some covalent interaction between the orbitals on the metal and ligand. When some allowance uh, is made for the covalency, the theory is often renamed the ligand field theory. ठीक है, हुआ क्या कि ये आयनिक आयन आयन इंटरेक्शन और आयन डाइपोल इंटरेक्शन को तो एक्सप्लेन कर रहा था, बट कोवेलेंट जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग आ रही थी, जहाँ पे कोवेलेंसी की बात आ रही थी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था सीएफटी क्लियरली। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे लिगेंड फील्ड थ्योरी का आना पड़ा। और लिगेंड फील्ड थ्योरी क्या करती है, थ्री टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन होते हैं इसमें, सिग्मा ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, पाई ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल, और डी पाई डी पाई d pi p pi back bonding due to pi overlap of full d orbital on the metal with empty p orbital of the ligand। ठीक है, तो ये इंटरेक्शंस होते हैं लिगेंड फील्ड थ्योरी में। इनको हम सब पढ़ेंगे आगे डिटेल से। सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर, डी पाई पी पाई कैसे होते हैं, ठीक है, और मेटल टू लिगेंड, लिगेंड टू मेटल कैसे क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद देखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है, बोथ कोवेलेंट एंड आयनिक कंट्रीब्यूशन आर फुली अलाउड फॉर दिस इन दिस थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने दोनों को एक्सप्लेन किया, कोवेलेंसी को, क्योंकि जो कोवेलेंसी सीएफटी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, और आयनिक को तो ऑलरेडी कर रही थी तो उसको भी एक्सप्लेन इसने किया। दो दिस थ्योरी इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोच टू द केमिकल बॉन्डिंग। तो लास्ट की थ्योरी है, सबसे लास्ट में आई और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे यूजफुल है। इट हैज नॉट डिस्प्लेस्ड द अदर थ्योरीज। ठीक है, इसके बाद कोई थ्योरी इसके बाद नहीं आई। This is because the quantitative calculation involved are difficult and lengthy, involving the use of extensive computer time. Much of the qualitative description can be obtained by other approaches using symmetry and group theory। ठीक, जैसे मैंने ग्रुप थ्योरी की बात की थी, तो यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल में बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम ग्रुप थ्योरी का यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत लंबा मैथमेटिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज होती है और कई पेजेस तक कैलकुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों का यूज़ होता है आज के टाइम में, वो सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बिहाफ पे होता है। ठीक है, और एमओटी थ्योरी जो कह सकते हैं प्रेजेंट की थ्योरी है। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया तीनों थ्योरीज का, इनको डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम वीबीटी के बारे में पढ़ेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ओके, सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे।